हेलो दोस्तों। तो आज डिस्कस करेंगे अबाउट द कीन्जियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, कीन्जियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने एक कैम्ब्रिज इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो कैम्ब्रिज इक्वेशन जो है ये हमारा कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट से उन्होंने दिया था। तो कीन्स भी इसी के ही पार्ट थे, पर थोड़ा सा डिफरेंस था। इन्होंने जो हमारी कैम्ब्रिज थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी है उसको थोड़ा सा रिफाइन कर दिया। हमने पढ़ा था कि जो केंद्रियन थ्योरी ऑफ कैम्ब्रिज थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी है उसमें जो है उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको इम्पोर्टेंट फैक्टर माना था कि वो डिमांड फॉर मनी जो है उसको अफेक्ट करता है, पर वो उस फैक्टर को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए थे। तो क्या हो गया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को फॉर्मली जो है ये फॉर्मली इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए थे। किसमें? अपनी डिमांड फॉर मनी वाली थ्योरी जो इन्होंने दी थी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं डिमांड फॉर मनी कीन्स ने किस तरह से देखा है। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस बोलते हैं कीन्स इसको, या डिमांड फॉर मनी मीन्स द डिमांड फॉर मनी टू होल्ड और डिज़ायर ऑफ द पब्लिक टू होल्ड द कैश। तो इसमें क्या है, डिमांड फॉर मनी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जो है एक कैश के रूप में पब्लिक कितना पैसा अपने पास होल्ड करना चाहती है। इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस होते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि कोई भी जो पब्लिक होती है वो कितना कैश होल्ड करेगी, कितना नहीं करेगी, कितना डिपॉजिट करेगी। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। देखो, तो कीन्स बताते हैं कि 3 तरह के पर्पसेस होते हैं। तो हमने इससे पहले देखा था कि आपने पहले पढ़ा था कि जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी, जो हमारा फिशर वाली थ्योरी थी, उसमें तो जो डिमांड फॉर मनी जो है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज होती है और मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ही काम करती है। पर धीरे धीरे जब हम कैम्ब्रिज थ्योरी में आए तो उसमें हमने पढ़ा कि उसमें जो है स्टोर ऑफ वैल्यू जो होता है मनी का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको उन्होंने एज्यूम किया था, उन्होंने अडॉप्ट किया था, माना था, और इस तरह कीन्स भी स्टोर ऑफ वैल्यू को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस तरह से देखो, कीन्स बताते हैं कि जो मनी को हम जो कैश के फॉर्म में होल्ड करते हैं तो लिक्विड फॉर्म भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसको? लिक्विड फॉर्म भी कहते हैं। लिक्विडिटी के फॉर्म में जो हम इसको होल्ड करते हैं, तो इसके 3 पर्पस मेन होता है। ट्रांजैक्शन पर्पस, आपको पता है कि जिस तरह से हमें कैश मिलता है, सैलरी मिलता है, मंथली मिलती है, वीकली मिलती है, ओके, या 15 डेज बाद मिलती है, तो हमें जो है एक इंटरवल में हमें जो है क्या मिलता है, हमें सैलरी कैश जो भी मिलता है। पर हम उस कैश को होल्ड करते हैं किसके लिए? क्योंकि ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए, हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमें ट्रांजैक्शन करने होते हैं। तो ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए हमें जो है मनी होल्ड करनी पड़ती है, जिस तरह गुड्स सर्विसेज हम परचेज करते हैं। ओके, तो इसी तरह आगे चलते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, कई बार हम कंटीजेंसी हो जाती है, हमें इमरजेंसीज हो जाती है। ओके, इमरजेंसीज हो जाती है तो उसके लिए भी हमें कुछ कैश लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। किस में रखना पड़ता है? लिक्विड फॉर्म में हमें कैश रखना पड़ता है। तो पहला हो गया ट्रांजैक्शन के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, और दूसरा हो गया हमें प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए, एंड थर्ड हो गया स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कीन्स ने जो ऐड किया है, ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ वाला पार्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से अफेक्ट होता है। पहले 2 हमने बात की है, ये 1 आ गया, 2 आ गया। ये बेसिकली क्या होता है, हमारा इनकम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगा, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगा। ज़्यादा इनकम होगी तो हम ज़्यादा पैसा कैश के फॉर्म में रखेंगे। और अगला स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से अफेक्ट होती है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी। ओके, और जैसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो उसमें आपको पता कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास जो है मनी को होल्ड करने की बड़ी कम हो जाती है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वैसे वैसे डिमांड फॉर मनी जो है बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, ये आपने पर्पस देखे। अब आगे चलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी किस तरह से होता है। तो कीन्स ने जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, M1 और M2 की बात करेंगे। तो M1 में ट्रांजैक्शन पर कंटीजेंसी या प्रिकॉशनरी जो मैंने बताया वो आ जाता है, और M2 में जो आता है वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए जो डिमांड फॉर मनी की जाती है। ओके, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है M1 M2। अब आगे देखो, यहाँ पे कीन्स ने बताया कि किस तरह से M1 जो है लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी जो है वाई से इफेक्ट करती है। M1 में मैंने आपको बताया ये ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो रहा है, एंड सेकंड किसके लिए यूज हो रहा है, ये कंटीजेंसी या
कंटिजेंसी है, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए यूज हो रहा है। ये दो तो पढ़ लिया आपने। और ये आगे आ गया M2 आ गया। M2 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट से अफेक्ट करता है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा वैसे वैसे हमारा डिमांड फॉर M2 जो है चेंज होता जाएगा। ये देखो M1 जो है इनकम के साथ इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे इंक्रीज होगी इनकम वैसे ही M1 की डिमांड बढ़ेगी। और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा हमारी डिमांड फॉर M2 डिक्रीज हो जाएगी, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा डिमांड फॉर M2 बढ़ जाएगी। इसको मैं इस एक आपको तरीके से बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम होता जा रहा है, फिर ये देखो मैं लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन बताता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, जीरो के आसपास पहुँचता जा रहा है, तो अनलिमिटेड डिमांड हो जाती है हमारे पास फिर कैश के लिए, क्योंकि आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में इस पैसे को लगा सकते हैं। तो इसलिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए हम पैसा लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा अनलिमिटेड डिमांड, इन्फिनाइट हो जाती है हमारी डिमांड फॉर मनी। तो इसी तरह से केन्स ने बताया था कि ये लिक्विडिटी ट्रैप वाली कंडीशन आ जाती है और मॉनेटरी पॉलिसी हमारी जो है सक्सेस नहीं हो पाती है इस तरह से। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हम फिस्कल पॉलिसी का सहारा ले सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी की तरफ हम मूव कर सकते हैं, वो इफ़ेक्टिव होती है। तो आगे केन्स ने बताया था किस तरह से जो है ये मनी जो है हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती है। जैसे ही मनी सप्लाई जो है हमारी चेंज होती है, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो हमारा एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा तो हमारा जीडीपी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चेंज होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज होगी तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह से एक पूरा चेन रिएक्शन बन रहा है यहाँ पे। तो इसके थ्रू ये हमारी एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करेगा और उसी के अकॉर्डिंगली जो है हमारा क्या होगा, हमारा जीडीपी भी अफेक्ट करेगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।